बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। खबरें बहुत सारी है, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि जो बाइडन दस्तबरदार हो गए हैं अमरीकी इलेक्शन से। सदारती इलेक्शन की दौड़ से उन्होंने अपने आप को बाहर निकाल दिया। इससे पहले हम जो बाइडन के बार बार स्टेटमेंट सुन रहे थे। जो बाइडन कभी कह रहे थे कि वो इलेक्शन ज़रूर लड़ेंगे, वो इलेक्शन में मुकाबला करेंगे। ख़ास तौर पर जब डोनाल्ड ट्रंप पे गोली चली और वो बाल बाल बचे, यानी उनकी गर्दन हल्की सी एक एंगल से मुड़ी और उसकी वजह से गोली बजाय उनके दिमाग में घुसने के उनके कान के ऊपर वाले हिस्से को फाड़ती हुई निकल गई। अब डोनाल्ड ट्रंप की जान बच गई और ये किस्मत के धनी वो साबित हुए। लेकिन उसके बाद जैसा जेस्चर उन्होंने दिया वो इमरान खान से मिलता जुलता था। और उसके बाद जब उनकी बातें सुन रहे हैं तो वो वैसी बातें कर रहे हैं जैसी बातें इमरान खान करते थे। तो वो अमेरिका में मकबूलियत के उरूज पे पहुंच गए हैं। तो जो बाइडन को ये समझ आना शुरू हो गई और उनकी जमात को कि इस वक्त ट्रंप का मुकाबला नहीं किया जा सकता। लिहाजा बिलाखिर पहले ये कहा गया कि जो बाइडन को कोरोना वायरस हो गया है, वो लोगों से नहीं मिल सकते। मुख्तलिफ किस्म के बहाने और चीज़ें आ रही थी। लेकिन फाइनली फिर जो बाइडन ने बताया कि वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे और वो कमला हैरिस के लिए दस्तबरदार हो गए। ये नायब सदर थी जो बाइडन की, खातून उम्मीदवार अब डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला करेंगी। लेकिन जो सर्वेस करवाए थे डेमोक्रेट्स ने, उन सर्वेज में भी ये दोनों इलेक्शन हार रहे थे डोनाल्ड ट्रंप से। चाहे जो बाइडन होते चाहे कमला हैरिस होती, ये दोनों इंतखाबात कमला हैरिस और जो बाइडन दोनों हार रहे थे अपने अपने सर्वेज के अंदर डोनाल्ड ट्रंप से। हाँ, एक उम्मीदवार के बारे में कहा जा रहा था कि वो टफ टाइम दे सकती हैं, जो साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा की अहलिया मिशेल ओबामा। उनके बारे में कहा जा रहा था कि वो टफ टाइम दे सकती हैं डोनाल्ड ट्रंप को। लेकिन ये सारे सर्वेज हुए थे डोनाल्ड ट्रंप पे गोली चलने से पहले। अब गोली चलने के बाद उनकी मकबूलियत किसी और जगह पे है, फिर इलेक्शन भी सर पे है। ये जुलाई का महीना खत्म होने जा रहा है और लगभग 3 महीने इसके बाद है, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। 5 नवंबर को इंतखाबात होंगे और उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी जो है वो अब यकीनी बनती जा रही है, क्योंकि एक सदारती उम्मीदवार जो इस वक्त सदर भी है और उसके बाद इलेक्शन लड़ने का मौका भी है, उसके दस्तबरदार हो जाने का मतलब यह है कि इस वक्त का अमरीकी सदर मुकाबला नहीं कर पा रहा डोनाल्ड ट्रंप का। पीएमएलएन की और पीपल्स पार्टी की सारी उम्मीदें जो है वो जो बाइडन के साथ थी और वो जो बाइडन को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। नवाज शरीफ साहब की पार्टी के लोग गए थे इलेक्शन में जो बाइडन को सपोर्ट करने के लिए 2020 में। तो जो बाइडन इनके लिए अन्नदाता बने हुए थे। लेकिन अब जो बाइडन के जाने के बाद ये क्या उम्मीदें कमला हैरिस से लगाएंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो सोचने का नजरिया है पाकिस्तान के बारे में या दुनिया के बारे में या पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान के सियासतदानों के बारे में, वो ज़रा मुख्तलिफ है। वो ज़रा इमरान खान टाइप आदमी है और इन चीज़ों का नुकसान पीएमएलएन को और पीपल्स पार्टी को होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप से वो काम नहीं करवा पाएंगे या वो मदद नहीं ले पाएंगे जो मदद इन्होंने जो बाइडन से ली थी। अब ये मामला तो हम इसको डिस्कस करते रहेंगे फ्यूचर में भी। खबरें मेरे पास और बहुत बड़ी बड़ी हैं। एक बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमिश्नर और चारों अराकीन के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया है। इससे पहले 3 अहम लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं उन्होंने रेफरेंस दायर भी कर दिया, बाई डाक उन्होंने भिजवाया। और अब यह बताया गया कि बैरिस्टर अली जफर को रेफरेंस दायर करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है इमरान खान साहब की जानिब से, जो आज के दिन में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करेंगे। बड़ी मेहनत से इन्होंने ये रेफरेंस बनाया और इसके अंदर वो सारे नुक्ते रखे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसलों के नतीजे में ये बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन गलत करवाया। देखिए पीटीआई कर क्या रही है, वो बांध रही है पूरे निजाम को। ये बड़ा बारीक काम हो रहा है और ये सिर्फ उनको समझ आ रहा है जो सियासत को और हुकूमत को समझते हैं, या हुकूमत में और एस्टेब्लिशमेंट में जो दिमाग बैठे हुए उनको समझ आ रहा है कि पीटीआई कर क्या रही है। पीटीआई ने पहले एक फैसला लिया, उस फैसले के जरिए से मखसूस नशिस्तें ली और उस फैसले के अंदर बाकायदा जजेस ने यह कह दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पूरा इलेक्शन खराब कर दिया एक फैसले की गलत तशरीह करके। सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की रोशनी में वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बांधने जा रहे हैं। इससे 2 काम होंगे, एक उन पे रेफरेंस आएगा, उन पे दबाव बढ़ेगा, वो फटाफट अदालत के फैसले पे अमल दरामद करेंगे, वरना इस रेफरेंस के अंदर रगड़ा खा जाएंगे चारों अराकीन जो सूबाई हैं वो भी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी। तो इस तरह ये फंस जाएंगे। एक तो यहां से बांध लिया, दूसरा क्योंकि 8 फरवरी की धांधली वाला केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है और वो केस लगना है।
आज नहीं लगेगा तो कादी साहब के जाने के फौरन बाद लग जाएगा, लेकिन जैसे ही वो केस समाअत के लिए मुकर्रर होगा और उसके लिए फुल कोर्ट बनेगा या कोई लार्जर कोर्ट का बड़ा बेंच बनेगा, तो उसके अंदर ये फैक्ट भी रखे जाएंगे कि जनाब इनके खिलाफ तो रेफरेंस आया हुआ है, इन्होंने तो चोर बाजारी की हुई है और हमने रेफरेंस जो जमा कराया है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों के मुताबिक करवाया है और ये फैसले के मुताबिक उसके ऊपर अमल दरामद भी नहीं कर रहे थे, फिर डिले कर रहे थे। तो जब ये सारी चीजें इकट्ठी की जाएंगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस निज़ाम के अंदर से अपनी जीत वापस गेन करना शुरू करेगी। कैसे? देखिए 55 सीटें हैं कौमी असेंबली की जिनके ऊपर बड़ी खुली खुली उम्मीद है कि ये वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाएंगी। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो नशिस्तें हैं वो मिला जुला के वो 110 के थोड़ा कम है, आसपास है। तो अगर उनको और सीटें मिल जाती हैं, यानी वो अगर 50 के करीब सीटें वापस लेते हैं, तो याद रखिएगा उन्हें मखसूस नशिस्तें भी मिलेंगी इसके साथ ही। और जब उनको मजीद मखसूस नशिस्तें मिलेंगी तो वो फिर वफाक में हुकूमत बनाने के काबिल हो जाएंगे। एक ये सिचुएशन बड़ी परेशान कुन है हुकूमत के लिए। नंबर 2, पंजाब के अंदर इस वक्त 107 मेंबर हैं, 23 उनको मिलने जा रही हैं मखसूस नशिस्तें। जब इनको आप मिलाते हैं तो ये लगभग 130 हो जाती हैं। 186 की यहां पे नुमाइंदगी चाहिए होती है, तो 56 बाकी रह गई। पंजाब में जो चैलेंज हुई है वो सीटों की बहुत बड़ी तादाद है और पीटीआई के लोग ये कहते हैं 40 से 50 सीटें हम वापस ले सकते हैं। अगर वो इतनी सीटें वापस ले लेते हैं तो इसके साथ उनको 10 से 12 मखसूस नशिस्तें भी मिलेंगी। तो इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना सादा अक्सरियत का हदफ पंजाब में भी पूरा कर सकती है। और अगर मरियम नवाज की एक सीट चली गई तो पंजाब में ऐसा बहरान पैदा हो जाएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीएमएलएन को यह कहेगी कि यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे को वजीर आला पंजाब बनाओ या पीपल्स पार्टी के बंदे को वजीर आला पंजाब बनाओ, जैसे परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब बनाना पड़ गया था इमरान खान साहब को कि वो अपने 10 बंदों के साथ वजीर आला पंजाब बन गए थे। ऐसे ही पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में आ जाएगी कि जनाब हमारे वोट चाहिए तो हमें वजीर आला पंजाब बना दें। और इस तरह पंजाब में वजीर आला पीपल्स पार्टी का अगर एक दफा बन गया तो फिर पीएमएलएन का हमेशा के लिए पंजाब से सफाया हो जाएगा, क्योंकि पीएमएलएन पीपल्स पार्टी को वोट डाल के वजीर आला बनाने पर मजबूर हो जाएगी। बसूरते दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना वजीर आला बनाने की पोजीशन में आ जाएगी। तो ये है जनाब वो चीजें जो मैंने आपके सामने रखी। एक और चीज है, पीपल्स पार्टी ने एक बात बड़ी क्लियर कर दी है। पीपल्स पार्टी ने यह कहा कि ये जो फैसला है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का, ये पीएमएलएन का अपना फैसला है, ये हमारा फैसला नहीं है। और ये गवर्नर पंजाब जो है ना, ये खास आदमी है आसिफ अली जरदारी साहब के, सरदार सलीम हैदर खान साहब, इन्होंने कहा कि पीटीआई पर पाबंदी का फैसला नून लीग का अपना फैसला है, पीपल्स पार्टी से मशवरा नहीं किया गया। और उन्होंने कहा मेरी जाती राय में पीटीआई को 2 हिस्सों में रखकर सोचें, जो 9 मई में मुलव्वस हैं उनको सजाएं दें, लेकिन जो मुहिब्बे वतन है उनके खिलाफ कार्रवाई करना मुनासिब नहीं है, ये गलत है। तो ये जनाब पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ दे रहे हैं जो गवर्नर हैं पंजाब के सलीम हैदर साहब। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मामला पीपल्स पार्टी के किस तरफ चल रहे हैं। एक नाज़रीन चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ज़रा ये स्टेटमेंट है, मैं इस पर बात नहीं करना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान के परचम की बेहुरमती हुई है जर्मनी में, और ये हमारे हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान के शहरियों ने की है। देखिए हमने अफ़गान भाइयों का बहुत ख्याल रखा पाकिस्तान में, मिलियंस के अंदर वो पाकिस्तान में रहे, हमने अपने दिल खोले उनके लिए, उनको यहाँ पनाह दी, उनका ख्याल रखा। उनके गिले शिकवे भी हैं जिनमें कुछ दुरुस्त हैं। वो ये समझते हैं कि उनके मुल्क में जंग जो मुसल्लत हुई वो पाकिस्तान के रास्ते हुई हमेशा, तो ये बात ठीक है, हमेशा हमने ही सहूलतकारी की। लेकिन इसके अलावा जो अफ़गानिस्तान के अंदर होता रहा, सारे के लिए तो हम जिम्मेदार नहीं है ना, कुछ चीज़ों के लिए हैं, कुछ चीज़ों के लिए नहीं है। लेकिन हमने अफ़गानिस्तान के लिए दिल बड़ा भी किया, उनके लोगों को सपोर्ट भी किया। अब ऐसे में जो अफ़गानी बाशिंदे हैं उन्होंने पाकिस्तान के परचम की बेहुरमती की। पूरा पाकिस्तान इस मामले पे इकट्ठा था। बहुत कम ऐसा मौका होता है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज, हर तरह के मकतबा फ़िक्र के लोग, अलग अलग किस्म के नज़रियात रखने वाले लोग, वो सारे कहते हैं जी पाकिस्तान के परचम की बेहुरमती हुई, ज़्यादती हुई, ये नहीं होना चाहिए था। सारे इकट्ठे थे कि अचानक से आपका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है वो टीवी पर आकर बैठ गया और उसने कहा कि जर्मनी वाक़े पर सियासी अनासर मुलव्वस हुए तो इमरान खान उन्हें नहीं बचा सकेंगे। देखिए कैसी बदकिस्मती है पाकिस्तान की। इस मुल्क में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट सियासी इस्तेहकाम चाहती है,
और ऐसे नमूने मुसल्लत किए हुए हैं इस मुल्क के ऊपर जो जहां पे कहीं यकजहती का मौका भी आता है तो कौम को डिवाइड कर देते हैं और दोबारा से उसके अंदर गंद मार दिया पकड़ के और इल्ज़ाम लगा दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे। अगर ये मुलव्विस हुए तो इमरान खान उन्हें नहीं बचा पाएंगे। वेरी अनफॉर्चुनेट। यानी नफरत बांटते बांटते ये लोग कहां तक पहुंच गए हैं। एस्टेब्लिशमेंट को ऐसा लगता था कि जिन लोगों को लाकर बिठाया गया है ये पाकिस्तान के लिए भी मसाइल कम करेंगे और एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी मसाइल कम करेंगे, लेकिन हमने ये देखा कि अब शदीद मायूसी है क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी मसाइल बढ़ गए हैं और पाकिस्तान के लिए भी मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि ये नालायक हैं और इनकी नालायकी की सज़ा अभी तक पाकिस्तान भुगत रहा है। मैं आपको कुछ मिसालें देता हूं, खबरें और थीं लेकिन आपको मैं ये बताता हूं कि एक्चुअली ये लूटते कैसे हैं इस मुल्क को। ये हमारे पास एक डाटा है जी और मैं काफ़ी दिनों से इस पर बात कर रहा हूं। अब बाकी मीडिया ने भी शुक्र है इसके ऊपर बात करना शुरू की है। IPPs जो पाकिस्तान को दीमक की तरह चाट गए। आपने 100 रुपए की बिजली ली, आपको 300 रुपए का बिल देना पड़ रहा है। वजह क्या है कि जो बिजली कभी पैदा ही नहीं हुई उसके पैसे आप दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? इसलिए कि उसको कैपेसिटी पेमेंट कहते हैं। एक बंदा आया, उसने कहा जी मैं हर महीने जो है वो 100 रुपए की बिजली बना सकता हूं। आपने कहा जी आपको हर महीने 100 रुपया मिलेगा। अब वो बिजली बना ही नहीं रहा, उसको 100 रुपया मिल रहा है और वो बिल हम दे रहे हैं। वो अगर 25 रुपए की बिजली बना रहा है फिर भी 100 रुपया मिल रहा है। वो 15 रुपए की बिजली बना रहा है फिर भी 100 रुपया मिल रहा है। वो 100 रुपए की बिजली बना रहा है फिर भी 100 रुपया मिल रहा है। तो जरा डाटा मैं आपके सामने रखूंगा, आप हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान में ये जो IPPs हैं, ये पावर प्रोड्यूसर्स, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, ये किन किन के हैं? यानी 40 खानदान ऐसे हैं जिनकी ये मलकियत में है IPPs। और ये खानदान कैसे पैसा बटोरते हैं और किस तरह से पैसा इनकी जेबों में जाता है उसकी मिसाल आप ये देख सकते हैं। जो डाटा अब सोशल मीडिया की जीनत बन चुका है, हर जगह पे ये डाटा मौजूद है। सिर्फ आप ये देख लें कि शहबाज शरीफ का बेटा जो है सलमान शहबाज, वज़ीर-ए-आज़म के बेटे हैं ना, इनको तो एहसास होना चाहिए ना। पाकिस्तान का 2.5 साल से वज़ीर-ए-आज़म है शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ का बेटा सलमान शहबाज, एक कंपनी जो है वो उसकी मलकियत है, उसका नाम है चनियोट पावर लिमिटेड। इस कंपनी को जनवरी 2024 में, यानी इसी साल, मैं 3 महीनों का डाटा सिर्फ आपके सामने रख रहा हूं, जनवरी 2024 में 63% कैपेसिटी पर 30.7 करोड़ रुपए दिए गए। यानी 31 करोड़ के लगभग इनको दिए गए जनवरी में, जो बिजली नहीं पैदा हुई। फरवरी में इनको 65% कैपेसिटी पर 23.1 करोड़ रुपया दिया गया। यह कैपेसिटी पेमेंट पे हो रही है। और मार्च में सिर्फ 27% कैपेसिटी, यानी इन्होंने जो बिजली पैदा करने की सलाहियत है उसकी 27% पैदा की है, 100% नहीं की। और इनको जो कैपेसिटी पेमेंट हुई है वो लगभग 10 करोड़ रुपए हुई है। तो अब आप अंदाजा कर लें कि ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के बेटे हैं। और किस्मत खान साहब ने एक ट्वीट किया, इन्होंने बड़ा काम भी इस पे किया और बहुत सारे इन्होंने ट्वीट शेयर किए हैं, बल्कि निकाल निकाल के सारा रिकॉर्ड इन्होंने रखा है कि कौन क्या कर रहा है। किस्मत खान साहब लिखते हैं कि साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज ने रवां बरस के 3 माह में कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में 450 अरब लेने वाले जिन IPPs की फहरस्त शेयर की है, इनमें फौजी फाउंडेशन का कायम करदा फौजी कबीरवाला पावर कंपनी लिमिटेड भी है, जिसने 3 माह में 0 कैपेसिटी के साथ बिजली नहीं बनाई। यानी इन्होंने 3 माह में बिजली नहीं बनाई और 56 करोड़ से ज्यादा की अदायगी हुई है मुबैना तौर पे। अब मैं आपको यह बताता हूं, एक डाटा है वो ये बताता है कि 3 पावर प्लांट ऐसे हैं जो बिजली नहीं बना रहे और उनको कैपेसिटी पेमेंट हो रही है करोड़ों रुपए, अरबों रुपए। 37 पावर प्लांट ऐसे हैं जो उनकी कैपेसिटी है उसकी सिर्फ 25% से कम बिजली बना रहे हैं और उनको जो है पेमेंट हो रही है। इसी तरह जो 60 के करीब पावर प्लांट है वो 25% तक या इससे ज्यादा बिजली बना रहे हैं, उनको भी पेमेंट हो रही है कैपेसिटी पेमेंट। तो ये अवाम की जेबों के ऊपर डाके डाले जा रहे हैं कंटिन्यूसली। अब इसका डाटा अवेलेबल है। ये मुआहदे किसने किए थे पाकिस्तानियों के लिए? ये मुआहदे मोहतरम जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने किए थे। नवाज शरीफ साहब का एक स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुनाता हूं, उसके बाद बताता हूं कि नवाज शरीफ साहब ने किया क्या। फरमाते हैं कि बिजली का बिल गरीबों का ही नहीं हर एक के लिए मुसीबत बन चुका है। अब जरा आप देखें 2015 में
नवाज शरीफ साहब ने इंपोर्टेड कोयले पर चलने वाले 3 महंगे पावर प्लांट लगाए थे। ये आईपीपीज के 3 महंगे पावर प्लांट नवाज शरीफ साहब ने लगवाए थे 2015 में, इंपोर्टेड कोयले से चलने वाले। और आज वो पता है आपको बिजली कितने की दे रहे हैं? ये फर्नेस ऑयल से दुगनी कीमत पे बिजली बना रहे हैं और 60 रुपए फी यूनिट के हिसाब से बिजली बना रहे हैं, 60 रुपए फी यूनिट। और जो आईपीपी को हम 2100 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट हर साल देते हैं ना, 2100 अरब रुपीस, 2 ट्रिलियन रुपए से ज्यादा कैपेसिटी पेमेंट में हम देते हैं। यानी जो बिजली बनी भी नहीं उसका पैसा हम देते हैं, 2 ट्रिलियन से ज्यादा, 2100 अरब रुपए। उसमें से ये जो 3 प्लांट नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब ने लगाए थे, जिनमें ये साहिवाल वाला भी कूल पावर प्लांट था, कोयले से बनने वाला, बिजली बनाने वाला, इसको 700 अरब रुपया सालाना हम दे रहे हैं। यानी मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के 3 मंसूबे कोयले से बिजली बनाने वाले हमें 700 अरब रुपए सालाना में पड़ रहे हैं, सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट की मद में। और ये महंगी तरीन बिजली बन रही है। अब जरा आप ये देखें, जो कोयला सीमेंट और दीगर इंडस्ट्री खरीद कर लाती है 45,000 फी टन, यानी 45,000 रुपए फी टन पे जो कोयला सीमेंट इंडस्ट्री और दूसरी इंडस्ट्री खरीदती है, जिसके ऊपर बहुत तनकीद होती है, वही कोयला साहिवाल का कूल पावर प्लांट जो शहबाज शरीफ साहब ने लगाया था और बड़ा सीना तान कर कहते थे, वो 74,000 रुपए फी टन में लिया जाता है। यानी 45,000 रुपए में सीमेंट वाले ले रहे हैं और वही कोयला जो साहिवाल पावर प्लांट है जो शहबाज शरीफ साहब ने लगाया था और वो उसके लिए बड़ी बातें करते थे, वो 74,000 फी टन में वही कोयला खरीद रहा है। ये पाकिस्तानियों की जेब पे डाका मार रहे हैं। ये इन भाइयों का किया धरा है जो आज हम इतने इतने बिल दे रहे हैं। ये पावर प्लांट जो है ना, रेंटल पावर क्यों कहते थे, राजा रेंटल, वो राजा परवेज अशरफ साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजीर थे, बाद में वजीर आजम बन गए, उनके दौर में मंसूबे लगे और फिर PMLN के दौर में मंसूबे लगे। इन दोनों अदवार के मंसूबे अगर आप माइनस कर देते तो आज पाकिस्तानी इतनी महंगी बिजली खरीदने पर कभी मजबूर ना होते। लोग मोटरसाइकिलें बेच के, जेवर बेच के बेचारे बिल जमा करवा रहे हैं। ये हालात पैदा हो गए इस मुल्क में और ये इन्होंने किए जानबूझकर। नाज़रीन, इसमें बताने के लिए तो और बहुत कुछ भी है, बहुत सारा डाटा मेरे पास पड़ा हुआ है, लेकिन अब तक के लिए इतने। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।